हेलो स्टूडेंट, मैं अभय अनंत, आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में भी भूगोल के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज भी अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी भी हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। इस क्लास के लिए एक लाइक अवश्य कर दें। इस क्लास में जितने भी प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो सारे प्रश्न आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है आपका, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले इसमें समझना है कि लौह अयस्क होते क्या है। लौह अयस्क वो होते हैं जिससे हमको लोहा प्राप्त होता है और लोहा से बहुत सारी वस्तुएं बनते हैं। जैसे लोहे से दरवाज़ा बनते हैं, लोहे से पंखा बनते हैं, लोहे से जितने भी व्हीकल है यानी वाहन है, मोटरसाइकिल, कार, ये सारे वस्तुएं लोहे से बनते हैं। तो देखते हैं आज लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं। तो लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें आपका पहला प्रकार होता है हेमेटाइट। और दूसरा होता है आपका मैग्नेटाइट। और तीसरा होता है लिमोनाइट। और चौथा होता है आपका सीडेराइट। ये 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका होगा हेमेटाइट, दूसरा हो गया मैग्नेटाइट, और तीसरा हो गया लिमोनाइट, और चौथा हो गया सीडेराइट। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है देखिए, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखिएगा, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य, इसमें आपका हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बंगाल तथा असम है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। मृदा का मतलब हुआ मिट्टी, तो इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं हम लोग। तो लिखना है, इस मृदा में चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना तथा दलहन में आपका हो गया चना, मसूर, मूंग, अरहर, ये सब आपका दलहन फसल होता है। तो दलहन फसलें लगाई जा सकती है, अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें।
नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। तो हमारा जो भारत में जितने भी वन है उनका विनाश हो रहा है, उनका नष्ट हो रहा है, इसका क्या क्या कारण है वो सारा इस प्रश्न में हम लोग सीखेंगे। तो इसमें पहला जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा कि मानव जाति द्वारा वन संपदा की अंधाधुंध कटाई, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित रूप से चारण एवं विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन वन विनाश के मुख्य कारक है। देखिए यहाँ तक में क्या कह रहा है कि हम वन संपदा का अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि मनुष्य अपने उपयोग की वस्तुओं को यूज करने के लिए वन का कटाई कर रहा है, क्योंकि वन से हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है, लकड़ी प्राप्त हो रहा है। लकड़ी से बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं। इस कारण से वन का अंधाधुंध कटाई हो रहा है। नेक्स्ट जो आपका है प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्यों से रेल मार्गों व सड़कों के विकास ने भी वन संपदा को क्षति पहुंचाई है। अब देखिए कहीं वन है, वहाँ पे हमको रेल मार्ग बनाना है, सड़क बनाना है, इससे भी क्या हो रहा है, वन संपदा का कटाई हो रहा है। इसके अतिरिक्त तेजी से जारी खनन कार्य एवं कृषिगत भूमि का विकास भी वनों के विनाश के कारक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जगहों पर ऐसा वन है लेकिन उसके अंदर कुछ खनिज है, जिसके कारण से वहाँ पे क्या हो रहा है, खनन हो रहा है। मान लीजिए वन है और उसके नीचे बहुत सारे कोयला का खदान है, उस कोयले को प्राप्त करने के लिए भी क्या करेंगे, वहाँ पे वन का हम लोग खनन करेंगे। और जहाँ पे कृषिगत मतलब कृषि फसल की उपजाऊ करने के लिए भी हम लोग भूमि का क्या करते हैं, विकास भी वनों के विनाश के कारक है। वन का विनाश इसलिए भी होता है क्योंकि खेती करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वन का कटाई करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए एल्यूमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। एल्यूमिनियम जो धातु होता है ना, उसका क्या क्या यूज किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, या उस एल्यूमिनियम धातु से क्या क्या बनाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए क्या होगा कि एल्यूमिनियम के अनेक उपयोग है। सर्वप्रथम इसका उपयोग घरेलू बर्तन, जितने भी घर में हम लोग बर्तन का प्रयोग करते हैं उसमें एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, को बनाने में शुरू हुआ। ठीक है, यह हल्की होने के गुण के कारण इसका उपयोग वायुयान का बॉडी बनाने में किया जाता है। वायुयान का जो बॉडी होता है उसमें भी एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो हल्की होती है। और इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। विद्युत उपकरण जैसे आपका हो गया पंखा, पंखा का जो पत्ती होता है उसमें भी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे उपकरण है जैसे आयरन हो गया, बहुत सारे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब में भी एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अब्रक का क्या उपयोग है। अब्रक जो है उसका उपयोग क्या, ये बताना है। तो देखिए अब्रक ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। मतलब अब्रक जो होता है उससे, मान लीजिए ये अब्रक है, मान लीजिए ये अब्रक का कोई पत्थर है और इसमें अगर हम लोग एक साइड गर्म करेंगे तो दूसरे साइड भी क्या होगा, ताप नहीं जा सकेगा। तो इसका मतलब वह ताप का क्या हो गया, कुचालक। अगर यहाँ पे अब्रक में करंट अगर पास करते हैं, ठीक है, धारा प्रवाहित करते हैं, तो भी दूसरी तरफ धारा पास नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब्रक जो है वो विद्युत का भी कुचालक है। अतः इससे विद्युत उपकरण बनाने का प्राचीन परंपरा रही है। जितने भी विद्युत उपकरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होता है, उसमें भी अब्रक का प्रयोग किया जाता है। अब्रक से आयुर्वेदिक औषधि भी बनाई जाती है। आजकल अब्रक का उपयोग केवल विद्युत रोधक यंत्र बनाने में किया जाता है,
लेकिन आजकल जो अब्रक का जो प्रयोग होता है वो केवल विद्युत रोधक यंत्र बनाने में किया जाता है। तो यही हमारा क्या यहाँ पे अब्रक का उपयोग है। चलिए आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए क्या है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। चूना पत्थर जो हम लोग चूना यूज करते हैं, ठीक है, उसका क्या क्या उपयोग है वो चीज़ आपको बताना है। तो देखिए चूना पत्थर की निम्नलिखित उपयोगिता है। पहला है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट जो बनता है ना, सीमेंट जो घर बनाने के प्रयोग में किया जाता है, उसमें भी चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। लौह इस्पात बनाने में भी चूना पत्थर का उपयोग होता है। लौह इस्पात जो है उसको बनाने में भी चूना पत्थर का उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका उर्वरक, कागज, चीनी आदि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट 4 नंबर है, भवन बनाने तथा उनकी पुताई में चूना का उपयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है। भवन बनाते हैं हम लोग, घर बनाते हैं, उसका पुताई करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। और कब से, प्राचीन काल से, मतलब बहुत पुराने ज़माने से ही इसका प्रयोग हम लोग करते आए हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न आपका, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझना कि खनिज होता क्या है। खनिज में आपका हो गया पेट्रोलियम, कोयला, जितने भी लौह अयस्क है, ये सारे खनिज होते हैं। तो खनिज क्षयशील तथा और नवीकरणीय संसाधन है। क्षयशील का मतलब होता है कि एक बार खनिज समाप्त हो गया तो ये पुनः प्राप्त नहीं हो पाएगा। और नवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ कि ये कभी नया नहीं हो सकता है, ये कभी पुनः प्राप्त इसे हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह क्या है, खनिज और नवीकरणीय संसाधन है। इसकी मात्रा सीमित है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसकी मात्रा क्या है, सीमित है। एक बार अगर हमारे पृथ्वी से समाप्त हो गया तो इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि ये एक बार समाप्त हो गए तो उन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जिस देश खनिज में आर्थिक विकास नहीं हुआ है और वह देश खनिज संसाधनों से धनी है, तो वह उनका निर्यात कर अपनी अर्थव्यवस्था संतुलित रखता है। अतः इसके महत्व को समझते हुए इनका संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। अब देखिए, जिस देश में खनिज सबसे अधिक मात्रा में, मान लीजिए वहाँ पे पेट्रोलियम अधिक है, कोयला अधिक है, तो वो देश क्या करता है, अपना पेट्रोलियम या फिर कोयला को बेच करके दूसरे देशों में बेचना, ठीक है। यहाँ निर्यात का मतलब क्या हुआ, अपने देश से दूसरे देश को बेच देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। इससे क्या होगा, उस देश में पूंजी की कमी नहीं होगी और उस पूंजी से क्या करेगा कि अपना देश का विकसित करेगा। तो इसी कारण से हम लोगों को खनिज का संरक्षण भी करना चाहिए, मतलब उसका सुरक्षा करना चाहिए, जितना यूज हो उतना ही करना चाहिए और उसका प्रबंधन करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास सारा समझ में आ गया होगा। आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। और कोई भी समस्या प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।